हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं ओम का नियम। ये वीडियो हिंदी माध्यम के सारे विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। YouTube पर सबसे बेहतरीन वीडियो। आइए करते हैं शुरुआत। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि किसी चालक के तापमान और अन्य भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक में जो विद्युत धारा है वो इस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर V है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि आप ये लिखेंगे कि V अनुक्रमानुपाती है I के। ये अनुक्रमानुपाती का आप चिन्ह हटाएंगे तो आप यहां लिख देंगे R। ये है ओम का नियम। ये ओम के नियम का वृहद रूप है। दो रूप ओम के नियम के हैं, एक तो है वृहद रूप और एक है लघु रूप, सूक्ष्म रूप। ये जो V इक्वल टू IR हमने लिखा है ये ओम के नियम का वृहद रूप है। ओम के नियम का जो लघु रूप है वो है J इज इक्वल टू सिग्मा E सदिश। ये भी सदिश है, ये भी सदिश है। या आप इसी बात को ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा की जगह, अभी हम सीखेंगे ये सिग्मा क्या है, रो क्या है, सारी बातें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। एक बार के लिए मानिए सिग्मा की जगह आप रख सकते हैं 1/रो। तो यहां आपने रख दिया 1/रो। इधर मेरे पास है E सदिश, इधर मेरे पास है J सदिश। ये रो उधर चला जाएगा, यानी कि आप E सदिश इज इक्वल टू रो J सदिश लिख सकते हैं। ये भी ओम का नियम है, ये भी ओम का नियम है। ये जो है वो ओम के नियम के सूक्ष्म रूप हैं। ये हमें इस वीडियो में सीखने हैं, पढ़ने हैं। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप अगर कोई पूछे तो वो ऐसे लिखा जाता है। इनमें से J क्या है, E क्या है, सब हम देखने वाले हैं। सूक्ष्म रूप का मतलब है किसी बिंदु पर अगर आपको ओम का नियम लगाना हो तो ये वाले सूत्र इस्तेमाल होंगे। अगर आपको कक्षा 9, कक्षा 10 में ओम का नियम लगाना हो तो फिर वृहद रूप में बड़े लेवल पर ओम का नियम ऐसे लगाया जाता है। यहां से अगर आप R का मान प्राप्त करें तो वही R का मान आने वाला है V/I, यानी कि VI वक्र की ढाल। इससे आप R निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसी पे एक दो सवाल कर लेते हैं, फिर डेरिवेशन भी करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां वक्र बनाए दो, इधर मैंने लिया V, इधर लिया मैंने I। एक वक्र ऐसा बनाया, एक वक्र ऐसा बनाया। ये 1 है, ये 2 है। अब आपसे पूछा किसका प्रतिरोध ज्यादा है, तो देखिए VI वक्र की ढाल से R आया करता है, तो क्या 1 की ढाल ज्यादा है? देखिए 1 की ढाल X अक्ष के सापेक्ष देख रहे हैं आप, तो ज्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि इसका उत्तर आने वाला है R1 बड़ा होगा R2 से। चूंकि 1 की जो ढाल थी वो बड़ी थी 2 वाले वक्र की ढाल से। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यानी कि जब भी आपको R निकालना हो तो आपको बस VI वक्र की ढाल ढंग से देख लेनी है। जहां ढाल ज्यादा वहां पर प्रतिरोध भी ज्यादा। अच्छा, अगर सवाल को थोड़ा चेंज करके पूछा जाए, यानी कि मैं ये बात पूछना चाहता हूं, इधर मैंने ले लिया V, इधर ले लिया मैंने I और फिर बनाई दो रेखाएं, एक रेखा ये और एक रेखा अलग रंग से बना देते हैं थोड़ी। ये इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2। I और V में वक्र है, पिछली बार वक्र था V और I में, चेंज कर दिया। अब बताइए प्रतिरोध में क्या रिलेशन आएगा? R1 बराबर R2, R2 बड़ा है R1 से या R1 बड़ा है R2 से? इस वक्र के लिए हम क्या कह पाएंगे? तो देखिए है तो आसान सी बात। अगर आप यहां पर ढाल लेने जाएं इस वाले सवाल में, चलिए इस बात को सीखते हैं। इस वाले वक्र में आप ढाल लेने जाएं
तो ढाल लेने के लिए हमें पता है कि हम इस तरह का एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, फिर यहां कोण थीटा मानते हैं, फिर हम टेन थीटा निकालते हैं इस रेखा की ढाल प्राप्त करने के लिए। टेन थीटा निकालेंगे तो ये भुजा की लंबाई बटा ये भुजा की लंबाई, यानी कि ढाल आने वाली है आई बटा बी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर अगर मैं ढाल लिखने जाऊं तो ढाल की जगह मुझे लिखना चाहिए भाई आई बटा वी। अब आई बटा वी तो क्या 1/r हो गया, देख लीजिए आई बटा वी, इसको उल्टा ही तो करना होगा, यानी कि आई बटा वी हो गया 1/r। इस प्रश्न में ढाल हमें दिखाई दे रही है 1 की बड़ी है 2 वाली ढाल से, 1 की ढाल ज्यादा है। जहां ढाल ज्यादा हो इस हिसाब से प्रतिरोध कम होगा, यानी कि इस बार मेरा उत्तर आएगा R1 कम होगा R2 से। या याद करना बड़ा सरल है, VI वक्र की अगर ढाल लो तो वो तो आएगी R, और IV वक्र की ढाल लो तो वो आएगी 1/r। यहां पे ये जो R है हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ये R जो है वो वैद्युत प्रतिरोध है। इसका भी हम सूत्र व्युत्पत्त करने वाले हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में यहां तक की चीजें लिख लीजिए। ओम का नियम लिखिए। अगर कोई आपसे पूछे कि ओम के नियम का वृहद रूप बताइए तो भाई ये रहा ओम के नियम का वृहद रूप। कभी कोई पूछे कि ओम के नियम का सूक्ष्म रूप बताइए तो ओम के नियम के सूक्ष्म रूप में ये लिखिएगा। कभी कोई वक्र देके अगर प्रतिरोध पे हमसे सवाल पूछ ले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि वो वक्र VI है या IV वक्र है। अगर वो VI वक्र है तो उसकी ढाल से प्रतिरोध आ जाएगा, अगर वो IV वक्र है तो उसकी ढाल से 1 बटा प्रतिरोध का मान आएगा। फिर ढाल देख के उत्तर लाए जा सकते हैं। अब इसे लिखने के बाद हम इस सूत्र को भी व्युत्पत्त करने वाले हैं और इन सूत्रों को भी व्युत्पत्त करने वाले हैं। ओम के नियम को व्युत्पत्त करने के लिए हम एक चालक तार लेते हैं। ये रहा एक चालक तार। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि इस चालक तार में जो धन आयन हैं उन्हें हम बद्ध मानते हैं, उन्हें हम स्थिर मानते हैं। ये जितने भी धनायन हैं इन्हें हम स्थिर माना करते हैं। और बना दीजिए भले ही आप धनायन इस व्यवस्था में, इन सब को हमें मानना है स्थिर। ये हमने लिया कोई चालक तार। फिर हमने देखा था कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। इलेक्ट्रॉन हमने पीले कलर से दिखाए थे। ये इलेक्ट्रॉन अगर आपने इस तार को ऐसे ही छोड़ रखा है तो कैसी गतियां कर रहे होंगे, यादृच्छिक गतियां कर रहे होंगे इधर उधर। इसलिए इस तार में विद्युत धारा कितनी है, अभी 0 है। ये भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ये जो पीले कलर से हमने दिखाए हैं वो है हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकते, मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। फिर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम इसमें नियत धारा लाने के लिए इसे किसी बैटरी या सेल से जोड़ने वाले हैं। तो आइए करते हैं कनेक्शन। यहां से हमने एक तार लिया, इस तार से हमने एक बैटरी, एक सेल, कुछ भी बोल दीजिए, उसे जोड़ दिया जिसका विभवांतर V है। ये जो चालक तार है, इस चालक तार की लंबाई आपने L ले रखी है। अब बैटरी का धन सिरा, यहां पर धन विभव के कारण आप प्लस 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 ऐसे दिखाओगे और बैटरी का ऋण सिरा यहां जुड़ा हुआ है तो आप ऐसे माइनस 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 दिखाओगे। प्लस से माइनस की तरफ क्या इसके भीतर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा? अब इस चालक के भीतर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र ऋणावेशित कणों पर बल कहां लगाता है? क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर अब जो बल लगेगा वो इधर लगेगा ऐसे। क्या ये वैद्युत बल लगेगा? अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल इस दिशा में लगा तो क्या इनकी गति इस दिशा में माननी पड़ेगी? फिर हमें
तो फिर ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आपको प्रवाह मिलना शुरू हो जाएगा और आवेशों का प्रवाह ही तो धारा कहलाती है। ठीक है ये बात। अब हमने इसमें माना कि n जो है, इस n को किताबें बोलती है आयतन आवेश घनत्व। देखिए भाई, आयतन आवेश घनत्व का मतलब यह है कि इसके अंदर प्रति एकांक आयतन में मुक्त आवेश वाहकों की संख्या कितनी है। हम जानते हैं चालकों में प्रति एकांक आयतन में अत्यधिक मात्रा में मुक्त आवेश पाए जाते हैं। 1 मीटर क्यूब आयतन में लगभग 10 की घात 29 मुक्त आवेश वाहक पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में पाए जाते हैं। तो एक तो हमने ये n मान लिया। अब ये जो वैद्युत बल लगा, इसके कारण इलेक्ट्रॉनों का इधर की तरफ अपवाह होता है। अपवहन चाल उनकी हम Vd से दिखाएंगे। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर जाना शुरू करेंगे और वो चाल मैं Vd से दिखा रहा हूं। यहां भाई Vd क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाह चाल, मुक्त इलेक्ट्रॉन की औसत अपवाह चाल भले ही बोल दीजिए आप, इसे बोलते हैं Vd। भाई विद्युत क्षेत्र लगा तो विद्युत क्षेत्र के कारण इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगा, ऐसे बल लगा तो उस बल के कारण इलेक्ट्रॉनों में कुछ गति भी तो आएगी। तो वो जो चाल है वो आप दिखा रहे हैं Vd। देखिए विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा हो तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो बिल्कुल यादृच्छिक है। ये बात मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूं। यहां पर मान लीजिए कि हमने विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा है, तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से प्रारंभ करता है, वो ऐसे 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 सीधा जाता है, यहां तक सीधा जाता है और यहां जाके संघट करता है। विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा तो ये केसरिया से कलर से आपको रेखा दिखाई देगी। यहां संघट करने के बाद वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, इधर जाता है, फिर अगला संघट करता है। अगला संघट करने के बाद वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, फिर अगला संघट यहां करता है। ये संघट करने के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, फिर संघट करता है। हमने ये पिछले वीडियो में देखा था कि बद्ध आयन, जो धन आयन है वो तो बद्ध हैं, स्थिर हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर यादृच्छिक तापीय गति करते हैं। वातावरण के तापमान के कारण उनको ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा लेके वो यादृच्छिक गति करते हैं और इधर उधर टकराते हैं। अब यहां से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चला चला चला, इधर गया, इधर गया, इधर गया और यहां अगली टक्कर हुई इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद ये मुक्त इलेक्ट्रॉन फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की अगली टक्कर यहां पर हुई। फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर गया और मुक्त इलेक्ट्रॉन पहुंच गया बी पर। इस यादृच्छिक गति के कारण धारा कितनी होती है ये हम सीख चुके हैं। अगर हम किसी चालक में कोई काट क्षेत्रफल ले लेते, ये पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी। आपने मान लीजिए यहां कोई क्षेत्रफल अपने मन में मान लिया, तो इसमें अगर हम देखें कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, तो क्या कुछ इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हुए इधर भी आए होंगे उल्टी दिशा में? डीजे वाला एग्जाम्पल याद है क्या? ये लोग डीजे के पीछे मान लो नाच रहे हो, ये रहा डीजे है ना, इसके पीछे मान लो यहां लोग नाच रहे हैं। अब मैं यहां एक काट क्षेत्रफल मान लूं अपने मन में। इस काट क्षेत्रफल से अगर देखा जाए तो किसी दिए गए समय में जितने लोग नाचते नाचते इधर जाएंगे, क्या उतने ही लोग नाचते नाचते इधर भी डीजे के पीछे लोग कैसे नाचते हैं? यूं ही तो नाच रहे हैं, तो कुछ इधर जा रहे हैं तो कुछ इधर भी तो जा रहे हैं। तो इस काट क्षेत्रफल से जितने लोग इधर गए क्या उतने ही लोग उधर भी गए? औसत ले रहे हैं अपन। तो फिर जितने इलेक्ट्रॉन इधर गए उतने ही उधर भी गए, तो यहां से धारा कितनी लेंगे? 0। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति के कारण कोई परिणामी विद्युत धारा नहीं होती है। आ गई इतनी बात समझ में? अब मान लीजिए आपने विद्युत क्षेत्र लगाया। विद्युत क्षेत्र लगाने का एग्जाम्पल फिर से समझ लीजिए। ये लड़के डीजे के पीछे आराम से नाच रहे थे, इधर उधर यादृच्छिक गति कर रहे थे, कोई इधर आ रहा था, कोई उधर जा रहा था। इतने में फूफा जी बैग लेके आए अपनी, और फूफा जी ने डीजे वाले भैया को कहा, भैया गाड़ी आगे बढ़ाओ, बारात को मंजिल तक भी पहुंचाना है, भवन तक समय से ले जाना है, मुहूर्त का काम है।
अब जब फूफा जी ने डीजे वाले भैया को कहा कि भैया गाड़ी आगे बढ़ाओ, तो डीजे वाले भैया गाड़ी को धीरे धीरे आगे चलाएंगे। अब जरा देखिए, क्या ये जो लोग नाच रहे हैं इनका नाचना बंद हुआ या ये अभी भी नाच रहे हैं? नाच रहे हैं। ये रैंडम नाचने के साथ साथ क्या डीजे के साथ थोड़ा थोड़ा आगे भी चल रहे हैं? बारात अपनी मंजिल तक कौन सी गति के कारण पहुंचेगी? रैंडम डांस के कारण पहुंचेगी या डीजे के साथ जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उस गति के कारण पहुंचेगी? फटाफट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। शाबाश। बारात अपनी मंजिल तक, भवन तक तब पहुंचेगी जब डीजे के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ये विद्युत क्षेत्र के कारण जो आगे बढ़ते हैं, आप उसे नाम देते हैं अपवाह। इस फोटो के अंदर जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगा तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के कारण कुछ आगे बढ़ेंगे, हम उसे कहेंगे अपवाह। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन केवल सीधे नहीं जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपनी यादृच्छिक गति तो कर ही रहे होंगे, इधर उधर रैंडम टक्करें तो कर ही रहे होंगे, लेकिन विद्युत क्षेत्र के कारण ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ये जो थोड़ा सा आगे बढ़ा, फूफा जी के कहने के कारण डीजे आगे सरका। ये जो थोड़ा सा आगे सरका, ये थोड़ा थोड़ा आगे सरक के ही अपनी मंजिल को पाएंगे। मेरी बात समझ में आई? जब आपने बैटरी लगा दी तो इलेक्ट्रॉन में दो तरह की गतियां देखी जा सकती है। आसपास वातावरण का, वायुमंडल का कुछ ताप है, उस ताप से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके तो यादृच्छिक गति करेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, इससे टकराएगा उससे टकराएगा। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र लगा दिया, फूफा जी ने डीजे को कहा कि भैया धीरे धीरे आगे बढ़ो, बारात को मंजिल तक पहुंचाना है। ये फूफा जी है, ये जो विद्युत क्षेत्र है ना, इनको आप फूफा जी मान लो इस एग्जांपल में। तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण रैंडम तो लोग नाच ही रहे थे पहले से, पर विद्युत क्षेत्र के कारण यानी कि डीजे के आगे बढ़ने के कारण वो थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े तो हमें एक निश्चित दिशा में आवेशों का प्रवाह मिलना शुरू हो गया। आवेशों का प्रवाह ही तो विद्युत धारा कहलाएगी। तो इस बात को मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगा एनसीईआरटी बुक के एक डायग्राम से। पहले जो ये केसरी कलर से बना हुआ है वो तो है जब आपने कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा तो इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति के कारण पथ। ये बात हमने लिखी है कि यहां बारंबार टक्करें हो रही है। इलेक्ट्रॉन ए से चला और बी तक पहुंचा तो बीच में बार बार टक्करें कर रहा है। अब हमने लगाया विद्युत क्षेत्र, सफेद कलर से विद्युत क्षेत्र हमने इधर लगाया। अगर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगा है तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में बल लगने के कारण अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये वो फूफाजी के कारण बारात आगे बढ़ी थोड़ी सी भाई। इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति अगर अपनी करता केसरिया कलर वाली तो बी पे ही पहुंचता, लेकिन जरा ध्यान दीजिए इधर विद्युत क्षेत्र लगाया तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में। यहीं से देखिए इसका पथ बल लगने के कारण थोड़ा इधर सरका क्या, तो ये पथ थोड़ा इधर सरका, थोड़ा इधर सरका, थोड़ा इधर सरका, ये पथ इधर सरका। ऐसे ही टक्कर होने के बाद ये वाला केसरिया वाला जो पथ था क्या वो थोड़ा इधर इधर सरक गया आगे की तरफ? देखिए तो सारे पथ थोड़ा थोड़ा आगे सरके। फूफा जी ने डीजे वाले को कहा कि भैया आगे चलो, तो लोग यादृच्छिक तो अपने हिसाब से नाच ही रहे डीजे के पीछे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहां सरक लिए? आगे सरक लिए। क्या ये बात समझ में आई? तो ये जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन आगे सरकाना, इसी को अपवाह कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जितना आगे सरक गया वही उसका अपवाह कहलाता है और इसके कारण ही धारा प्राप्त होगी। यादृच्छिक गति के कारण धारा प्राप्त नहीं होती है। चलो तो डेरिवेशन पे वापस आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वीडी 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 चाल से चलना शुरू कर चुके हैं। आप इन सारे इलेक्ट्रॉनों की चाल यही वीडी दिखा सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसके अंदर कोई एक क्षेत्रफल मान लिया ए, तो यहां भी क्षेत्रफल ए रहा होगा, यहां भी क्षेत्रफल ए रहा होगा। इस तार में हमने धारा आई दिखा दी, यहां भी धारा आई दिखा दी, ठीक है।
अगर देखा जाए तो dt समय में इलेक्ट्रॉन जो यहां थे वो कुछ दूरी तय करके आगे बढ़ जाएंगे। ये वाली जो दूरी आने वाली है, क्या ये दूरी मैं vd इंटू dt लिख दूं? भाई कोई इलेक्ट्रॉन यहां था, vd यानी कि अपवाह चाल के कारण dt समय में वो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। तो यहां जो आवेशों का प्रवाह हो रहा है, हम उसका हिसाब किताब लगाना चाह रहे हैं dt समय में। ओम का नियम व्युत्पत्त करने के लिए सबसे पहले हम धारा I का मान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो क्या भाई हम I को dq बाई dt लिख दे? dq ये आवेश है जो इस छोटे से आयतन में समाहित हुआ। कुछ इलेक्ट्रॉन dt समय में, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गति कर गए, vd इंटू dt दूरी तय कर गए। ये vd इंटू dt दूरी थी, है ना, चाल इंटू समय से कुछ दूरी आती है। तो इतने के अंदर हम धारा का हिसाब किताब लगा रहे हैं, तो I बराबर लिख दिया dq बाय dt। अब इसमें मान रखने की शुरुआत करते हैं। dq जो होगा वो होगा n इंटू e, और यहां नीचे पड़ा है dt। ठीक है, n क्या है? n है मुक्त आवेश वाहकों की संख्या। अगर आपको मुक्त आवेश वाहकों की संख्या n ज्ञात करनी हो तो आप स्मॉल n को आयतन से गुणा कर दो, और आयतन तो यहां दिखाई दे रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कैपिटल N आएगा स्मॉल n इंटू आयतन। और कितना आयतन यहां घेरा गया है वो तो साफ साफ दिख रहा है। देखिए, काट क्षेत्रफल हमने a लिया और ये दूरी है vd इंटू dt। क्या ये a vd dt ही आयतन है? ये है कोई लंबाई, चाल इंटू समय यानी कि दूरी यानी कि लंबाई। यहां आई लंबाई और यहां क्षेत्रफल यानी कि लंबाई का वर्ग, लंबाई का वर्ग इंटू लंबाई यानी कि लंबाई की घात 3। तो ये आयतन बन गया ना। यानी कि कैपिटल N की जगह ये लिखा जा सकता है। आइए मान रखते हैं, कैपिटल N की जगह हमने रखा NA VD DT, और एक dt यहां पहले से पड़ा था। ये वाले dt से dt को हमने करा दिया निरस्त, और एक e बाहर पड़ा है यहां समीकरण में, ये वाला e। अभी तो हमने कैपिटल N का मान रखा था। इस पूरी गणना से मुझे I का सूत्र प्राप्त हुआ NeAVD। ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे हमें याद कर लेना चाहिए। धारा I का मान होता है NeAVD, जहां N क्या है? आयतन आवेश घनत्व यानी कि मुक्त आवेशों की संख्या विच इज कैपिटल N डिवाइडेड बाय आयतन। E क्या है? E है 1.6 इंटू 10 की घात -19 गुलाम। A क्या है? A है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये यहां दिखा रखा है हमने A। ये जो हमने धात्विक चालक लिया इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A दिखा रखा है भाई। Vd क्या है? Vd है मुक्त इलेक्ट्रॉन की औसत अपवाह चाल। अच्छा, ये Vd भी मैं आपको अलग से समझा देता हूं। चालकों में इलेक्ट्रॉनों की औसत अपवाह चाल को समझने के लिए ये डीजे वाला एग्जांपल ध्यान से समझिए। इस डीजे के पीछे जो लोग नाच रहे हैं आप उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन मानिए। क्या उनकी गति यादृच्छिक हो रही है? कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, और आपस में टक्करें हो रही है। कोई किसी से 2 सेकंड बाद टकराएगा, कोई 5 सेकंड बाद टकराएगा, कोई 10 सेकंड बाद टकराएगा। टकरा के एक बार रुकेगा, फिर इधर उधर देखेगा, यहां खाली जगह, वो उस दिशा में जाके नाचना शुरू कर देगा। फिर वो कहीं किसी से टकराएगा, फिर जाके नाचना शुरू कर देगा। क्या ये बात समझ में आई? अब टक्कर के बाद अलग अलग लोगों को देखें तो कोई टक्कर के बाद इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर, कोई इधर, सारे लोग अलग अलग दिशाओं में जाके नाचना शुरू करेंगे। यदि टक्कर के बाद उनके प्रारंभिक वेग का औसत लिया जाए तो वो 0 आएगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब हम अपवाह चाल का गणितीय रूप भी लिख लेते हैं। देखिए,
मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत अपवाह वेग हमने लिखा वीडी सदिश बराबर यू सदिश का औसत लेंगे, यहां भी औसत वेग ले रहे हैं तो यहां भी औसत लेंगे, और यहां समय का जो औसत लिया उसे हमने नाम दिया विश्रांति काल। भाई डीजे के पीछे डांस करता कोई आदमी किसी से T1 समय बाद टकराता है, कोई T2 बाद टकराता है, कोई T3 बाद टकराता है, अलग अलग समय काल में टक्करें होती है। इन सारे टक्कर के समय कालों का हमने निकाल लिया औसत, वो काल क्या कहलाया? विश्रांति काल। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां टक्कर हुई, फिर अगली टक्कर यहां होती है, इसमें समय लगा मान लो T1, फिर यहां से यहां अगली टक्कर होती है, इसमें समय लगा T2, फिर यहां से यहां अगली टक्कर होती है, इसमें समय लगा T3। ऐसे करके मान लीजिए कि टोटल आपके पास n टक्कर हुई, तो आप जो विश्रांति काल टाउ निकालेंगे वो आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सोन Tn डिवाइडेड बाय n। ये टाउ जो आता है ये लगभग 10⁻⁻14 सेकंड का आता है। अगर आपके पास टोटल n टक्करें हुई तो विश्रांति काल ऐसे निकाला जाता है। अभी हमने सीखा कि इसका मान तो शून्य आ जाना है, क्योंकि टक्कर के बाद कोई इलेक्ट्रॉन इधर गति प्रारंभ करेगा, कोई इधर गति प्रारंभ करेगा, कोई इधर प्रारंभ करेगा गति, कोई इधर प्रारंभ करेगा। क्या इलेक्ट्रॉन टक्कर के बाद यादृच्छिक दिशाओं में गति प्रारंभ करेंगे? तो किसी का यू सदिश इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, औसत लेंगे तो कितना आ जाएगा? शून्य। अब मान रखते हैं ए सदिश का, तो मैं वीडी फिर से डिटेल में लिखने जा रहा हूं। औसत अपवाह वेग वीडी बराबर आप ए सदिश को लिखेंगे एफ सदिश बटा एम, और यहां विश्रांति काल है टाउ। ये एम क्या है? एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा? हम लोग एफ का सूत्र भी जानते हैं, क्यू इंटू ई सदिश हुआ करता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है क्या वो माइनस ई है? ये रख दिया। विद्युत क्षेत्र सदिश की तीव्रता आपको ई दे रखी है, तो क्या इससे एफ सदिश मिल गया? ये मान यहां प्रतिस्थापित करें तो हमारे पास उत्तर आने वाला है कुछ ऐसा। ये है आपके औसत अपवाह वेग का सूत्र। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है। त्वरित होने के बाद भी हम कह रहे हैं कि इसके पास एक औसत चाल है। ये क्या बात हुई? त्वरित भी हो रहा है फिर भी इसकी चाल औसत बता रहे हैं। इसका कारण बड़ा ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई शहर में सड़कें ऐसे बनी हुई है, यहां चौराया आ गया, फिर यहां एक चौराया आ गया, फिर आगे चले एक चौराया आ गया। आपने बहुत बढ़िया पढ़ाई की तो पापा ने आपको बढ़िया बाइक दिला दी, स्कूटी दिला दी। अब वो बाइक और स्कूटी उड़ाते हुए आप यहां से यहां तक गए, लेकिन यहां ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, हर चौराहे पे ट्रैफिक लाइट लगी हुई, तो यहां से यहां तो आपकी चाल बढ़ेगी, लेकिन यहां आपको ब्रेक मार के रुकना पड़ेगा। ट्रैफिक लाइट ऑन है हर चौराहे पर। फिर आप जीरो से चालू करेंगे, फिर आप स्पीड बढ़ाते हुए दौड़ते हुए जाएंगे, भागते हुए जाएंगे, गाड़ी को उड़ाते हुए जाएंगे, लेकिन यहां ट्रैफिक लाइट ऑन है, आपको इस चौराहे पे फिर अपनी गाड़ी को रोकना पड़ेगा। तो आपकी गाड़ी त्वरित तो हो रही है, लेकिन बार बार रोकना भी तो पड़ रहा है गाड़ी को। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के कारण त्वरित तो हो रहे हैं, लेकिन बार बार आयनों से टकरा भी तो रहे हैं। डीजे के पीछे नाचने वाले लोग टक्कर खाके फिर अपनी गति प्रारंभ करते हैं, थोड़ा त्वरित तो हुए हैं, वो जीरो से उनकी गति कुछ बढ़ी है, लेकिन फिर टक्कर कर जाते हैं। तो इसी प्रकार ये गाड़ी फिर अपनी स्पीड बढ़ाती है, लेकिन यहां गाड़ी को रुकना पड़ता है क्योंकि यहां ट्रैफिक लाइट ऑन है। इसलिए त्वरित होते हुए भी आप इनकी चाल का एक औसत निकाल सकते हैं। आप इस उदाहरण को समझ लीजिए। आप किसी भीड़ भाड़ भरे मार्केट के अंदर स्कूटी लेके एक किनारे घुसे, अब मार्केट में बहुत भीड़ है, तो आप थोड़ी सी रेस देंगे स्कूटी या बाइक को, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते ही ब्रेक मारना पड़ेगा क्योंकि भीड़ है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी रोकनी पड़ेगी आपको, कोई ना कोई गाड़ी के आगे है। आई बात समझ में? फिर वहां जगह खाली हुई, आपने फिर रेस दी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर रोकना पड़ा आपको गाड़ी को क्योंकि भीड़ है, फिर कोई आगे आ गया गाड़ी के। तो आपकी चाल बढ़ तो रही है, लेकिन बार बार चाल जीरो भी करनी पड़ रही है। तो
लंबे समय के लिए देखें तो फिर हम इस पूरी व्यवस्था के लिए एक औसत चाल मान लेते हैं। तो इसका मतलब हमारा वीडी का ये सूत्र आ गया। ठीक है, अब अगर आपको कोई चाल पूछे, परिमाण पूछे, तो परिमाण आप लिखेंगे छोटा ई बड़ा ई बटा एम टाउ। इस परिमाण की हमें यहां जरूरत पड़ने वाली है वीडी की, यानी कि सूत्र को आगे ले जाऊं तो एन ई ए, वीडी की जगह रखूं छोटा ई, बड़ा ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटा एम, और यहां गुणा में क्या था, टाउ। अभी देखा था ये डेरिवेशन हमने, है ना। ये जो ई है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वो जो चालक था, बैटरी लगाने पर उस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, उस विद्युत क्षेत्र की कुछ तीव्रता है, उसे हमने ई नाम दिया। ये वाला ई, या ये वाला ई। आगे बात समझ में? अच्छा, तो ये सूत्र थोड़ा और सरल रूप में अब लिख सकता हूं, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। देखिए एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, ई इंटू ई स्क्वायर हो गया ना। अब यहां क्या बचा मेरे पास, ए, और क्या बचा, ई। ये भी बात समझ में आती है। ठीक है, गणना को आगे बढ़ाया जाए, इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये जो क्षेत्रफल ए है इसे मैं यहां भाजित कर रहा हूं, तो मेरे पास सूत्र बनेगा आई बटा ए। क्षेत्रफल ए को मैंने भाजित कर दिया, तो आई बटा ए। मेरे पास क्या क्या बच रहा है भाई, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम और ई। यहां इस पूरे पद को हमने क्या बोला है, सिग्मा। देखिए सिग्मा बराबर हमने लिखा है एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, और ये सिग्मा कहलाती है वैद्युत चालकता। ये वैद्युत चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे सोने की वैद्युत चालकता अलग होगी, चांदी की अलग होगी, तांबे की अलग होगी, आपके एल्यूमिनियम की वैद्युत चालकता अलग होगी। अलग अलग चालकों की वैद्युत चालकता अलग अलग हुआ करती है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी सूत्र को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, J इज इक्वल टू सिग्मा ई वाले को। ये बात यहां लिख लेते हैं अपन। सूत्र को आगे बढ़ा रहा हूं भाई मैं, इसी सूत्र को आगे बढ़ाऊं तो सिग्मा की जगह रख दिया मैंने 1/रो, और यहां पड़ा था ई सदिश। या इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, ई सदिश को एक तरफ रख लिया और रो को उधर भेज दिया, तो मेरे पास सूत्र आ गया रो जे सदिश। ये रो जो है वो आपका कहलाएगा वैद्युत प्रतिरोधकता। रो कहलाएगा वैद्युत प्रतिरोधकता। ये वैद्युत प्रतिरोधकता भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तांबे की वैद्युत प्रतिरोधकता अलग होगी, चांदी की अलग होगी। मान लो मैंने आपको एक तांबे का टुकड़ा दिया जिसकी वैद्युत प्रतिरोधकता रो है, अब इसके दो भाग कर दिए, इस हिस्से की भी वैद्युत प्रतिरोधकता रो ही रहेगी। मैंने ऐसे टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, इसकी प्रतिरोधकता रो, चालकता सिग्मा, प्रतिरोधकता रो, चालकता सिग्मा, प्रतिरोधकता रो, चालकता सिग्मा। ठीक है, इसको सिग्मा बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। तो रो का सूत्र अगर आप देखें तो हमने लिखा है रो बराबर 1/सिग्मा, और 1/सिग्मा करने का मतलब सूत्र क्या आने वाला है, m/n स्क्वायर टाउ। ये आया वैद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र। क्या इतनी बात समझ में आई? हमने ये जो लिखा है ये ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। ओम के नियम का वृहद रूप भी व्युत्पत्ति कर ही लिया जाए, तो उसके लिए देखिए हम क्या करें। हमारे पास आई का एक सूत्र आ गया था, यहां से मैं ओम के नियम का वृहद रूप भी ला रहा हूं। आई का सूत्र आया था NeA Vd। ठीक है, इसमें जो Vd था वो हमने रखा था E टाउ बाय M,
तो फिर आई का सूत्र ऐसा बना था एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, एक ए यहां बचा था। इसमें ई का मान प्रतिस्थापित किया जा रहा है। क्या ई की जगह विभवांतर वी बटा लंबाई एल लिख दूं? यहां जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई थी, क्या वो विभवांतर वी बटा एल लिख सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी से? अब जरा देखिए, एनी स्क्वायर टाउ बाय एम, इसे हमने कुछ बोल रखा है। एनी स्क्वायर टाउ बाय एम, इसको क्या बोल रखा है? सिग्मा। तो आई बराबर आपने लिखा सिग्मा ए बटा एल और इधर वी। फिर हमने देखा कि सिग्मा और रो में क्या संबंध है। हमने संबंध ये देखा कि सिग्मा इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 बाय रो। सिग्मा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा रो। चालकता बराबर 1 बटा प्रतिरोधकता। यानी कि सिग्मा की जगह मैंने रखा, इस सिग्मा की जगह मैंने रखा 1 बटा रो। एक ए पड़ा है, एक एल पड़ा है, एक वी पड़ा है। अब मैं वी को अलग रख लेता हूं, केवल इस वी को अलग रख लेता हूं, तो ये रो और एल उधर गुणा में जाएंगे, रो एल उधर गुणा में चले गए, ए भाग में चला गया और आई बच गया। इसी बात को हम नाम देंगे आर, और आर कहलाएगा प्रतिरोध। जरा देखिए तो क्या हमने V बराबर आई आर व्युत्पत्त कर लिया? क्या V बराबर आई आर व्युत्पत्त कर लिया? ये ओम के नियम का वृहद रूप है। ये ओम के नियम का वृहद रूप है। 9th-10th में आपको यही पढ़ाया जाता है। ठीक है। आर जो प्रतिरोध है, इसका एसआई मात्रक हम सबको पता है कितना होता है भाई, ओम हुआ करता है। अगर आपको आर का एसआई मात्रक पता है तो आप अन्य एसआई मात्रक भी आराम से निकाल सकते हैं। कोई आपसे पूछता कि आप रो का एसआई मात्रक बताओ, तो जरा देखिए कि इस सूत्र में रो और आर को कैसे संबंधित करते। मैं ये कह रहा हूं कि आर बराबर आपने लिखा था रो एल बटा ए, यही तो लिखा था, आर बराबर रो एल बटा ए। तो रो क्या आता? आर ए बटा एल। रो बराबर आप लिखते आर ए बटा एल। आर को आप किस में मापते? ओम में। क्षेत्रफल को आप किस में मापते? मीटर स्क्वायर में। और ये जो लंबाई है, इसे आप किसे मापते? मीटर में। तो बताइए रो का एसआई मात्रक क्या बचा? रो का एसआई मात्रक मेरे पास बचा ओम, मीटर। भाई 1 मीटर से ये घात कैंसिल होगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं सिग्मा की, चालकता की, तो क्या सिग्मा बराबर 1 बटा रो रखा था? अगर इसका एसआई मात्रक पूछें तो ये तो बहुत ही सरल आने वाला है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्योंकि भाई इसका मात्रक है ओम मीटर, ऊपर जाके ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये भी बात समझ में आ गई। इस डेरिवेशन में ये जो जे है, इस जे को हमने लिखा था आई बाई ए। ये बात भी कहीं लिख लेते हैं, जगह बनानी पड़ेगी। यहां लिख देता हूं, चलो जगह बना के। ये जो जे है, ये हमने लिखा था आई बटा ए। इस जे का नाम है भाई धारा घनत्व। देखिए डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है। जे का नाम है धारा घनत्व। इसमें ये ए क्या है? इसमें ए है धारा के लंबवत काट क्षेत्रफल। धारा के लंबवत काट क्षेत्रफल। आप जरा ध्यान दीजिए, धारा ऐसे थी ना, तो क्या ए उसके लंबवत था? है ना? ये इतनी बातें समझ में आई। तो हमारा ओम का नियम हो चुका है व्युत्पत्त। आप इसे लिखिए, फिर बढ़ेंगे हम इससे आगे। ओम का नियम व्युत्पत्त करने के बाद हमने एक चीज देखी कि जो युक्तियां ओम के नियम का पालन करती है,
उनका V और I का वक्र एक सीधी सरल रेखा आता है। पर जरूरी नहीं है कि दुनिया की सारी युक्तियां ओम के नियम का पालन करें। जैसे डायोड आप पढ़ेंगे अर्धचालक वाले पाठ में, ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये भी ओम के नियम का पालन नहीं करता, ये अर्धचालक है, अर्धचालकों वाले पाठ में आप इसे पढ़ेंगे। ये ओम के नियम का एक बड़ा शानदार सवाल है, इसे ध्यान से समझते हैं। एक ठोस धात्विक चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, यहां पर A2 है। इस बिंदु को 1 नाम दे रखा है, इसको 2 नाम दे रखा है, और इसमें धारा I नियत है इस दिशा में। तो हम बहुत सारे प्राचलों को कंपेयर करने वाले हैं, तुलना करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं I1 और I2 में क्या संबंध आएगा, तो आपका जवाब तो इक्वल टू आएगा, बराबर आएगा, तुल्य आएगा, क्योंकि धारा तो नियत है ना। जितनी धारा यहां से गुजरी उतनी वहां से गुजरेगी, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से भेजे गए उतने वहां से बाहर निकलेंगे। यहां से 100 लीटर पानी भेजा है तो पाइप के उधर से भी 100 लीटर पानी बाहर निकला होगा। ठीक है, तो I1 बराबर I2 हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता धारा घनत्व J1 और J2 में क्या संबंध होगा, तो हमें एक बात पहले से पता है, J बराबर होता है I बाय A। I तो सेम है, जहां क्षेत्रफल कम होगा वहां J का मान ज्यादा होगा। यहां क्षेत्रफल कम है, इसका मतलब J1 बढ़ा रहा होगा J2 से। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, क्या हमें यह पता है कि J सदिश इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E सदिश आता है? सिग्मा पूरे चालक का समान ही रहता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे I1 बराबर I2 लिया है, वैसे ही क्या सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 ले सकते हैं, या ऐसे ही क्या प्रतिरोधकता ρ1 बराबर ρ2 ले सकते हैं हम। अब अगर आप J की जगह सिग्मा E रख दें, यहां भी J की जगह सिग्मा E रख दें, तो यहां आएगा सिग्मा E1, यहां आएगा सिग्मा E2। सिग्मा से सिग्मा गया तो आपके पास एक और मान प्राप्त हो गया, E1 बड़ा रहा होगा E2 से, यानी कि यहां विद्युत क्षेत्र प्रबल रहा होगा, यहां विद्युत क्षेत्र कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से दुर्बल रहा होगा। अच्छा, अब इससे आगे बढ़े तो हम बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत अपवाह चाल की। यहां औसत अपवाह चाल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की Vd1 मानी, वहां Vd2 मानी। हमें Vd का सूत्र ज्ञात है, ये था E टाउ बाय m, जब हम परिमाण लिखते हैं E टाउ m, ये तो नियत है, यानी कि Vd इस कैपिटल E के समानुपाती है, तो कैपिटल E जहां बड़ा है वहां Vd भी बड़ा रहा होगा। इस तरीके से हम विभिन्न प्राचलों की तुलना कर सकते हैं।